गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? कैसे चल रहा है तुम्हारा ट्वेल्थ? तुम अच्छे से पढ़ रहे हो? यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई है, ऑपरेशनल सिंदूर चल रहा है। इतने टेंशन के बाद भी तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं शीट 3 चैप्टर 1 की, फ्लक्स पर डिपेंडेंट। कैसा रहा तुम्हारा ब्लैकआउट? कल ब्लैकआउट था, लाइटें वगैरह बंद कर दी हैं। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन को एकदम ध्यान से सुनना। पहले ये शीट तुम खुद ट्राई करना, ये डिपेंड है फ्लक्स पे। और साथ साथ में तीन चीजें और हमने पढ़ी हैं, शायद ये तुम्हें याद हो। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थोड़ा जस्ट याद दिला देता हूं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम एलसीडी बोलते हैं, उसकी बेसिक फॉर्मूला होगी लेमड़ा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं एससीडी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया। और तीसरा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको बोलते हैं वीसीडी। फॉर्मूला होगी रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी। ये फॉर्मूला, इसके अलावा फ्लक्स, तो फ्लक्स दो फॉर्मूला से बनता है। एक बनता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या इसको लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। मैं तुम्हें क्लास में समझाया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थीटा है, डायरेक्शन। ये फॉर्मूला अप्लाई होती है ओपन सरफेस पे, जैसे कि स्क्वायर, सर्कल, इन सब पे ये लगाएंगे। लेकिन जब बात क्लोज सरफेस की आए, तो क्लोज सरफेस में फॉर्मूला ये लग जाएगी, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लोज्ड सरफेस मतलब जैसे कि क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, उनमें नीचे वाली फॉर्मूला। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जो फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ ये देखना है कि जो तुम्हारा क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज है या नहीं। अगर चार्ज है तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट, नहीं है तो जीरो। और ओपन सरफेस के लिए हमें थीटा ढूंढना होता है, किसके बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, जिसमें एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ होता है? एरिया के परपेंडिकुलर। क्लियर? इन पर डिपेंड सम्स रहेंगे इस शीट में, तो फिर भी एक बार मैंने जो कर रहा है उसको रिवाइज कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पहला एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, पूरा ध्यान। A solid conducting sphere of radius A has a net positive charge 2q. A conducting spherical shell of inner radius B and outer radius C is concentric with the solid sphere and has a net charge minus q. The surface charge density on the inner and outer surfaces of the spherical shell. यहाँ पे क्या बोला है कि एक ना स्फीयर है, मान लो हम यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ करते हैं। ये है स्फीयर, वन सेकंड। ये एक स्फीयर है, ठीक है। अब स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है 2q। चलो इसमें लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज 2q, ये +2q चार्जेस। ये तो फेड हो रहा है। चलो का एक सेकेंड, मैंने क्या दिया? अच्छा ये ले था, +2q, ठीक है। ये इसके ऊपर चार्ज है। अब इसके आसपास क्या है? इसके आसपास है एक शेल, तो हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर दी एक शेल। ध्यान देना, ये शेल है। शेल एक्चुअल जो है वो इस टाइप की है। एक और ड्रॉ कर लेता हूं। ये पोर्शन है शेल का,
ये पोर्शन मतलब ये शेल है पूरी, मेटालिक शेल है, उसका इनर रेडियस बी है, आउटर रेडियस सी है। ठीक है। जब बीच वाले मेटल में अगर +2q चार्ज होगा ना, तो बाहर की जो ये तुम्हें शील्ड दिख रही है येलो कलर की, जिसका इनर रेडियस भी है, यहां कंपल्सरी नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज कितना होगा? तो जितना अंदर +2q है, इतना इस इनर रेडियस पे कितना होगा? -2q। मतलब ये हुआ कि अंदर वाले मेटल पे अगर +2q है, तो बाहर वाली इनर शेल पे -2q होगा, इनर शेल पे। फिर आउटर शेल, तो आउटर शेल फिर उल्टा हो जाएगा। आउटर शेल में क्या आएगा? आउटर शेल में आ जाएगा अगेन +2q। मतलब अंदर +2q है, तो उसके बाहर जो मेटल है उसमें -2q मिलेगा। उसके और बाहर जाओगे तो वापस +2q मिलेगा। अगर इसके ऊपर और मेटल होता तो फिर -2q। मतलब ये प्लस माइनस ऐसे चलता। ये क्लियर? इसका मतलब इनर शेल के पास -2q चार्ज आएगा, आउटर शेल के पास +2q। लेकिन क्वेश्चन अगर पढ़ो तो यहां लिखा है a conducting spherical shell of inner radius b and outer radius c is concentric with the solid sphere has a net charge -2q। इसका मतलब कि जो बाहर वाला शेल है उसका टोटल चार्ज -2q है, लेकिन हमने अगर यहां पे देखा तो सेंटर वाले स्फीयर पे +2q, इनर शेल पे -2q, आउटर शेल पे +2q। तो जो इनर और आउटर को टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा? -2q +2q तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहां बोला -q है, तो हम क्या करेंगे? जो बाहर वाली शेल को +2q दिया ना, इसको हम -q अलग से देंगे। क्या देंगे? -q। अब इसको अगर मैं -q दूं तो ये टोटल कितना हो जाएगा? +q। इसका मतलब ये जो शेल है, इस शेल का इनर जो है उसमें -2q चार्ज होगा, आउटर है वो +q चार्ज होगा। समझ आई बात सबको? अगेन आई रिपीट, अंदर वाले सॉलिड स्फीयर पे +2q है, उसके पास अगर +2q होगा ना, तो इनर शेल पे, जो उसके ऊपर जो इनर शेल है, इसमें कंपल्सरी -2q होगा, इसके आउटर पे कंपल्सरी +2q होगा। लेकिन यहां पे बोला है कि शेल पे -q चार्ज है टोटल, तो हमने बाहर वाले +2q को -q दिया तो कितना हो गया? +q। यानी हम बोलेंगे इनर शेल पे जिसका रेडियस b है उसके पास -2q चार्ज होगा, और आउटर रेडियस जिसका रेडियस c है उसके पास +q चार्ज होगा। तो अगर मैं इनर पे, इस पे इनर पे क्या फाइंड करूं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इनर, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बेसिक फॉर्मूला होगी चार्ज अपॉन एरिया। तो उसका चार्ज है -2q इनर का, और एरिया होगी 4πb², क्योंकि रेडियस b है। और वहीं अगर मैं आउटर फाइंड करूं, तो सिग्मा आउटर हमें, तो बाहर वाले का चार्ज मिलेगा +q, तो +q अपॉन क्या लिखेंगे? 4πc²। यानी ऑप्शन आएगा तुम्हारा ए, -2q अपॉन 4πb² +q अपॉन 4πc²। अगेन आई रिपीट, लेफ्ट और डायग्राम में ध्यान देना। ए रेडियस में चार्ज +2q है, अगर यहां +2q है ना, तो इस इनर रेडियस में चार्ज आएगा कंपल्सरी कौन सा? -2q। अगर यहां -2q आ गया तो इसके बाहर कहां आ जाएगा? +2q। लेकिन बाहर वाली शेल पे टोटल चार्ज बोला है -q है। तो यहां दिया है कि इनर, मतलब जो आउटर और इनर वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका इसका टोटल चार्ज -q है। इसका मतलब अंदर -2q है, बाहर +2q है, ऐसे तो 0 हो जाएगा। -q करने के लिए बाहर +2q को -q लगाएंगे, तो +2q -q क्या बन जाएगा? +q। इसका मतलब इनर शेल पे -2q चार्ज, आउटर शेल पे +q चार्ज।
फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है, उसकी फॉर्मूला लगेगी चार्ज अपॉन एरिया। तो पहले वाले में लगेगी -2 q अपॉन 4π b², दूसरे में लगेगा q अपॉन 4πc²। क्लियर? ये ध्यान रखना, फिर भी डाउट हो तो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल। अब ये क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें बातें समझा दूं। समझो एक स्फीयर के पास पॉजिटिव चार्ज हो, एक इसके पास नेगेटिव चार्ज हो, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक के पास प्लस हो, दूसरे के पास प्लस हो, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये तो हमें पता है। एक के पास माइनस हो, दूसरे के पास माइनस हो, ये भी आपस में रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। ये तो हमको क्लियर है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर समझो एक न्यूट्रल हो और एक के पास पॉजिटिव हो, तो नॉर्मली देखा क्या जाता है, फोर्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर एक पॉजिटिव है और एक न्यूट्रल है ना, तो वो कंपल्सरी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर एक न्यूट्रल हो और एक नेगेटिव हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में पॉजिटिव चार्ज लाया जाए तो वो न्यूट्रल को अट्रैक्ट करेगा। अगर किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को पास नेगेटिव चार्ज लाया जाए तो भी वो अट्रैक्ट करेगा। अब तुम पूछोगे सर क्यों ऐसा, न्यूट्रल क्यों अट्रैक्ट करेगा? अब उसका रीजन समझाता हूं तुम्हें, ध्यान से समझना। समझो ये है न्यूट्रल, मतलब नो चार्ज, पास में हमने ला लिया पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल का मतलब होता है इसके अंदर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव की चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इसका पॉजिटिव सामने क्या होगा, रिपेल। अब जो न्यूट्रल स्फीयर था उसका नेगेटिव देखो थोड़ा राइट में आ गया, पॉजिटिव थोड़ा लेफ्ट चला गया। तो राइट साइड का जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, यानी इसको अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इस प्लस को दूर भगाएगा। लेकिन पास में कौन है, पास में ये नेगेटिव है, तो इसका फोर्स जो है F1 और इसका फोर्स मान लो F2 है। तो यहाँ पे F1 पास में है तो F1 की वैल्यू F2 से क्या होगी, ज्यादा। इसकी वजह से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट। तो याद रखना, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मतलब न्यूट्रल को आप प्लस की तरफ रखो तो अट्रैक्ट होगा, न्यूट्रल को आप माइनस की तरफ रखो तो भी अट्रैक्शन होगा। याद रहेगा? तो कभी एमसीक्यू आ जाए, फिर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को पास में रखा है तो उनके बीच में क्या होगा, तो हम बोलेंगे अट्रैक्शन। अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और नेगेटिव चार्ज को पास में रखा है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। अगर दो न्यूट्रल पास में रखे तो कुछ नहीं होगा, तो फोर्स नहीं लगेगी। समझ आई बात? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। Neutral object and positive object attract each other. Neutral object and negative object also attract each other. समझ आई बात? ये बढ़ते हैं आगे, इसको चीज को ध्यान रखना है। अब इस सम पे आओ, सेकंड वाला सम बढ़िया सम है, लॉजिकल है, लॉजिकल समझना। 5 balls numbered 1 to 5 are suspended using separate threads. Pairs पे 5 बॉल्स है, नंबर दिया हमने 1 2 3 4 5। पेयर्स 1 and 2, 2 and 4, 4 and 1 शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। 1 और 2 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, 4 और 1 के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। 2 और 3, 4 और 5 रिपल्शन। 2 और 3, 4 और 5 क्या होगा, रिपल्शन लिया है, मतलब 2 और 3 रिपल्शन करे, 4 और 5 रिपल्शन करे। देयरफॉर बॉल 1 मस्ट बी व्हाट,
कि वन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, मेड ऑफ मेटल होना चाहिए, ये समझाना है। फिर 5 बॉल्स हैं, उसमें से नंबर दिया सबको 1 2 3 4 5, उसमें 1 और 2 अट्रैक्ट हो रहे हैं, 2 और 4 अट्रैक्ट हो रहे हैं, 4 और 1 भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन 2 और 3 रिपेल हो रहे हैं, 4 और 5 रिपेल हो रहे हैं। अट्रैक्ट कब होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव हो, ध्यान से समझना। समझो 1 एज्यूम करते हैं 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, इसको डार्क कलर से लिखता हूं तो तुम्हें जाए नहीं। समझो 1 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, अट्रैक्ट होगा। अब 2 नेगेटिव होता है, नेगेटिव कर देते हैं। जब 2 नेगेटिव है, 4 अट्रैक्ट करना है तो 4 पॉजिटिव होना चाहिए। अब 4 को हमने ले लिया पॉजिटिव, यहाँ पे तो 1 को भी तो पॉजिटिव लिया है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट थोड़ी होगा, क्या होगा, रिपेल होगा। इसका मतलब ये हमारा जो थियरी है वो रॉन्ग। रॉन्ग मतलब हमने जो एज्यूम किया प्लस में रॉन्ग, उल्टा एज्यूम करते हैं। चलो समझो, ए फर्स्ट को माइनस ले लेते हैं तो सेकंड प्लस, अगर सेकंड प्लस है यहाँ पे तो फोर्थ माइनस, अब फोर्थ माइनस है तो 1 भी माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम चार्ज अट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये रॉन्ग है। अगर हम 1 को न्यूट्रल ले लें, 2 को पॉजिटिव ले तो अट्रैक्ट होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, मैंने बताया न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। अब 2 पॉजिटिव है, समझो 4 नेगेटिव ले लेते हैं, 2 प्लस प्लस और माइनस अट्रैक्ट, 4 को ले लिया माइनस, 1 को ले लिया न्यूट्रल, तो न्यूट्रल और माइनस भी अट्रैक्ट होते हैं, मतलब यहां तीनों में अट्रैक्शन होगा। किस कंडीशन पे, जब 1 क्या होगा, कंपल्सरी न्यूट्रल। समझ बात, मतलब इस केस में 1 है वो न्यूट्रल है, तभी इन 3 पेयर्स में अट्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ आई बात, ये क्लियर। अच्छे से दिमाग समझना, ये पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई थियरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर आएगा न्यूट्रल। फिर भी डाउट हो तो एक बार कंफर्म कर लेना क्लास में। बढ़ते हैं आगे, ये बढ़िया है, पढ़ो। When bodies are connected, electrons from the earth flow into the body. This means the body is dash. बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बॉडी अर्थ से कनेक्टेड है और इलेक्ट्रॉन अर्थ में से बॉडी में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहां अट्रैक्ट होते हैं, हमेशा पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी में जा रहे हैं तो बॉडी कंपल्सरी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, यानी ऑप्शन आएगा बी, चार्ज पॉजिटिवली। अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी में से अर्थ की तरफ जाते तो बॉडी नेगेटिव। समझ आई बात, ये मतलब अर्थ जो होता है ना, अर्थ अपना अर्थ, उसको न्यूट्रल माना जाता है। क्या माना जाता है, न्यूट्रल। अगर अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ रहे हैं तो बॉडी पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी से अर्थ में जा रहे हैं तो बॉडी नेगेटिव, क्योंकि अर्थ इज ऑलवेज न्यूट्रल। समझ आई बात, अर्थ कभी भी प्लस माइनस नहीं होता, अर्थ इज ऑलवेज न्यूट्रल। अगर अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी में जा रहे हैं तो बॉडी पॉजिटिव, बॉडी से इलेक्ट्रॉन अर्थ में जा रहे हैं तो बॉडी नेगेटिव। समझ आई बात, ये कनेक्ट कर देता हूं, समझो ये बॉडी है और ये हमने लगाया अर्थिंग। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसमें, अर्थ से बॉडी, तो बॉडी कौन सी होगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर बॉडी को मैं अर्थ से कनेक्ट करूं, अर्थिंग करूं, और इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी से अर्थ में जा रहे हैं तो बॉडी कंपल्सरी क्या होगी, नेगेटिव। समझ आई बात सबको, क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये तुम्हें खुद करना होगा, पढ़ो पहले, खुद ट्राई करो, ट्राई करो। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। Coulomb's law correctly describes the electric force that, Coulomb's law करेक्टली डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच का। फर्स्ट क्या लिखा है, बाइंड्स इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टू इट्स न्यूक्लियस। ये तो सही है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। सी बी, बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नहीं, न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिक फोर्स बांध नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता। कौन सा फोर्स होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब यह है सेकंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन राइट, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि हमको ढूंढना था रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो बी रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब ऑप्शन अपना आएगा बी। सी वाला भी पढ़ लो। बाइंड्स एटम्स टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स को बांध रखने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए। बाइंड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म सॉलिड्स, वहां भी इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए। खाली न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता, वहां कौन सा फोर्स होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो याद रखना। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा आ सकता है, याद रखना मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो अच्छे लॉजिकल भी हों, और ये कुछ जेई में पूछे भी हैं, कुछ रिपीटेड नहीं भी है। मतलब ऐसा भी हो सकता है ये जो तुम पढ़ रहे हो ये सीधा सीधा सेम क्वेश्चन तुम्हारा जेडब्ल्यू या नीट में आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। इसलिए इन क्वेश्चन में पूरा ध्यान देना, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन आया और तुम नहीं लिख पाए तो ये अपना नुकसान हो जाएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। फिगर shows the electric lines of force emerging from a charged body. If the electric field at A and B are EA and EB respectively, and if the displacement between A and B is R, then dash. यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? ई बी। पूछा है, क्या पूछा है? कि दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक। तो तुम तो ये डायरेक्ट डायग्राम देख के बता सकते हो, मैंने तुम्हें थ्योरी में समझाया है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड्स इन नेगेटिव चार्ज, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। उसके अलावा क्या पढ़ा था? द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। चौथा पॉइंट, टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। पांचवा पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स आइडिया ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है भाई, ध्यान से समझना, यहां पे जो लाइंस है उसमें देखो गैप ज्यादा है, यहाँ गैप कम है। जहां गैप ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग और वीक होता है, और जहां गैप कम है वो कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब ये है ए की तरफ देखो लाइंस में गैप कम है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग होगा, और बी में लाइंस में गैप ज्यादा है तो ये कौन सा होगा? वीक होगा। इसका मतलब ए का इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ज्यादा होगा। ऑप्शन ए आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। समझ आई बात? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो पहले खुद ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ट्राई अगर तुम करोगे ध्यान से तो यहां भी वही है। द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर सजेस्ट दैट। तुम ध्यान से देखो, ए के पास में जो लाइंस का गैप है और सी के पास जो लाइंस का गैप है वो सेम है। इसका मतलब यहां पे क्लियर है, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड और सी का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। लेकिन अगर वही तुम बी में देखो तो बी में गैप ज्यादा है। बी में गैप ज्यादा है मतलब बी का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कमजोर है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम ई और सी इक्वल है और बी जो है इनसे छोटा है, मतलब बी क्या ले लेंगे? छोटा ले लेंगे। इसका मतलब ऑप्शन तुम्हारा आएगा सी, ई इज इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई बी। ध्यान से देखो, जहां लाइंस पास में होती हैं ज्यादा होती हैं मतलब वो स्ट्रॉन्ग, जहां लाइंस दूर होती है मतलब वो वीक। इसका मतलब अगर तुम ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो यू आर स्ट्रॉन्ग, बहुत कम एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आप वीक हो जाओगे। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू ट्राई करो। जितने मैं भेजता हूं वो तो तुम उसी दिन 2 दिन में खत्म कर दो। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। नंबर 7 पे आते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी है। बेसिक समझते हैं। An electron of mass m
इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट मतलब u जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ये तुम्हें चैप्टर 2 की याद दिलाएगा, 11th के। moves through a certain distance in a uniform electric field in time t1। इलेक्ट्रिक फील्ड में उन्होंने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया t1 टाइम में। अब प्रोटॉन, बाद में प्रोटॉन आया। मास mp ऑल्सो इनिशियली एट रेस्ट, वो भी रेस्ट पे था। टेक्स टाइम t2 टू मूव थ्रू एन इक्वल डिस्टेंस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल किया, t1 टाइम लिया। बाद में प्रोटॉन ने उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल किया, t2 टाइम लिया। नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, द रेशियो ऑफ t2 बाय t1। क्या फाइंड करना है? टाइम का रेशियो। अब यहाँ टाइम पूछा है, इक्वल डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी की बात की है, तो हम थोड़ा मैकेनिक्स तो घुसाएंगे। मतलब कि चैप्टर 2 की जो फॉर्मूला है वो इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान समझना। सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला होती है F इज इक्वल टू QE। और पता है F खुद m में होता है, तो एक्सलरेशन क्या मिलेगा? QE बाय m। इस इक्वेशन को याद रखना। फिर बात आती है यहाँ पे डिस्टेंस की। तो हमने डिस्टेंस की एक फॉर्मूला पढ़ी थी 11th में, D इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सबको याद होगी, बेसिक फॉर्मूला है। इसमें U तो जीरो है, प्लस हाफ ए मतलब एक्सलरेशन। अभी हमने देखा एक्सलरेशन क्या मिला? QE बाय m इंटू टी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में, तो यहां पे आएगा 2md अपॉन QE इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब अब मैं अगर यहाँ पे t को सब्जेक्ट बनाऊं तो अंडर रूट करना पड़ेगा, तो t क्या मिलेगा? अंडर रूट 2md अपॉन QE। अब यहां पे टाइम डिपेंड करता है, किन किन चीजों में डिपेंड करता है? एक मास पे, डिस्टेंस पे, चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया है डिस्टेंस सेम है, इक्वल डिस्टेंस, मतलब दोनों के लिए सेम चीज हो गई। क्यों? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है। कितना होता है वो हमने पढ़ा है? 1.6 10⁻⁻19, मतलब वो भी सेम हो गया। ई, तो ई एन इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ टाइम सिर्फ डिपेंड करेगा मास पे। क्लियर? हमें फाइंड करना है यहाँ पे T2 अपॉन T1। तो लिखेंगे T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। अब जो M2 है, मतलब कि T2 का टाइम है वो प्रोटॉन का टाइम है, तो M2 की जगह M प्रोटॉन, M1 की जगह M इलेक्ट्रॉन। मतलब आंसर आएगा अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। अगर यहाँ पे T1 अपॉन T2 पूछा होता, T1 अपॉन T2, तो ऑप्शन सी आता। लेकिन इसलिए मतलब ये हुआ कि समझो तुम यहां तक पहुंच भी गए T पेपर नोट टाइम, तो भी तुम्हें देखना है पूछा क्या है इन्होंने, T1 अपॉन T2 कि T2 अपॉन T1। क्लियर? वो ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला भी याद रखना, टी की अंडर रूट 2md अपॉन QE। ये तुम्हें काम आएगी थियोरी में और सम्स करने में। बढ़ते हैं आगे। नंबर 8, ये भी बढ़िया है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन देन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान समझो इस बात को भी, इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा कहां पे है? एक्स एक्सिस जा रहा है। समझो हमने इसको ड्रॉ किया इलेक्ट्रॉन को इस तरफ, ये जा रहा है एक्स में, ये इलेक्ट्रॉन एक्स में जा रहा है। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, वो किस में है? वाई में है। तो ये है समझो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, वाई में है इन द सेंस तुम्हें पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहां से होती है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज से। खत्म कहां होती है? नेगेटिव चार्ज में।
इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। कैसे एंटर हो रहा है? परपेंडिकुलर। अब ध्यान से अगर हम नोटिस करें तो इलेक्ट्रॉन जा तो सीधा रहा है, लेकिन नीचे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी तो करेगा। इसका मतलब है आगे जाते हुए नीचे भी जाएगा, तो इसका पाथ जो है वो बन जाएगा पैराबोलिक। कौन सा पाथ बन जाएगा? पैराबोलिक, यानी ऑप्शन आएगा सी। यानी इलेक्ट्रॉन का पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो परपेंडिकुलर घुसे तो पाथ कौन सा बन जाएगा? पैराबोलिक। याद रहेगी बात? अगर यहां इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता तो नेगेटिव के थ्रू अट्रैक्ट होता, तो उसका पाथ भी पहुंचता पैराबोलिक। समझ आई बात? ये आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, ना 9 पे। चलो 9 पे ध्यान पूरा। बढ़िया है क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हम अभी जो हमने 8 नंबर क्वेश्चन किया उसका अलग क्वेश्चन है। 8 नंबर में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर घुसा है, अब इन्होंने क्या बोला है? पैरेलल घुसना है। अब ध्यान दो, समझो ये है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव से। कहां खत्म होती है? नेगेटिव पे। अब इसमें घुस रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन घुस रहा है। समझो ये इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ अंदर ऐसा। अब अगर इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर हुआ है, जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लिखा है ना, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये नेगेटिव सामने जा रहा है नेगेटिव की तरफ। हमने पढ़ा है नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। अगर ये नेगेटिव सामने नेगेटिव जा रहा है, रिपेल करेगा। रिपेल जब फील होता है ना, तो धीमे धीमे स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। इसका मतलब क्वेश्चन 1 पढ़ते, ऑप्शन 1 पढ़ते हैं। द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कल, ना घूमेगा थोड़ी। द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी पैराबोला, नहीं। पैराबोला कब होता? जब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती। ये तो पैरेलल है, ये भी खत्म ऑप्शन। सी, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, तो ऑप्शन आएगा सी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। समझ आई बात? ये ध्यान रखना। परपेंडिकुलर गुस्सा होता तो पैराबोलिक, लेकिन पैरेलल गुस्सा है तो स्पीड स्लो हो जाएगी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर ऑपोजिट आता ना, पीछे की तरफ, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती, तो हम ऑप्शन डी टिक करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नंबर 10 पे आते हैं। ये भी बढ़िया है, ये मैंने तुम्हें क्लास में एक्सप्लेन किया था, मैंने लिखवाया था। An electric dipole is kept in non-uniform electric field experience. Non-uniform electric field में डायपोल रखेंगे तो क्या होगा? अब हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था? डायपोल पे फोर्स नहीं लगता था, सिर्फ टॉर्क लगता था। कौन सा टॉर्क? टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में तो फोर्स लगता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। अ फोर्स एंड टॉर्क, ऑफ कोर्स, तो ये तो सही होगा कि फोर्स भी और टॉर्क दोनों लगेंगे। बी क्या है? फोर्स बट नॉट टॉर्क, ऐसा नहीं है। टॉर्क बट नॉट फोर्स, ये भी नहीं है। नाइदर फोर्स नॉट टॉर्क, ये भी नहीं। ऑप्शन वन आएगा ए, कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा। यूनिफॉर्म में सिर्फ टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं। अगर यूनिफॉर्म पूछा होता ना, तो हम लोग ऑप्शन रखते सी, नॉन यूनिफॉर्म में ए। समझ आए बात? क्लियर, कंप्लीट। तो ये अभी 10 क्वेश्चन है, ये एक वीडियो है। और दूसरा वीडियो में इसके बाद मैं भी बना के भेजता हूँ, ठीक है? 10-10 करके पार्ट देता हूं मैं, जिससे तुम भी इजीली करो। 10 क्वेश्चन करके 5 मिनट का ब्रेक, फिर 10 क्वेश्चन करके फिर 5 मिनट का ब्रेक। 5-5 मिनट का ब्रेक लेते रहो, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेक लेते हो तो वो 5 मिनट का 1 घंटा हो जाए, नहीं। 5 मिनट मतलब 5 मिनट। चलो, डिसिप्लिन मेंटेन करना, बाय। और अपडेट देते रहना कि आसपास जंग का क्या माहौल है।
ऐसे नहीं तुम पढ़ रहे हो और पास में पता चला कि बहुत बड़ा बॉम्ब गिरा है, नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। से गिरेगा तो कुछ नहीं, अपना मोदी बैठा है, टेंशन नहीं है। चलो बाय बाय।